आ जाइए अभी जल्दी से, सारी क्लास शुरू है अपनी। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं। देखिए भौतिक प्रदेश है वो अपना चल रहा था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले अपने मरुस्थल, ये वाला जो क्षेत्र है अपने इसके बारे में पढ़ा। फिर अरावली, ये अपना कंप्लीट हो गया था। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो है पूर्व के मैदान। आज जो अपने भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूरा क्षेत्र है नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मरुस्थल, मरुस्थल के बाद जो अरावली है, अरावली की पहाड़ियों से नदियां निकलती है और वो अपना जल है वो इस क्षेत्र के अंदर प्रवाहित करती हैं। जिस क्षेत्र में नदियां जाएगी उस क्षेत्र के अंदर जो फसलें हैं उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि नदियों द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी ले जाई जाती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ जिसको कहा जाता है, जो नदियों का नया जो निक्षेपण होता है उसको जलोढ़ कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यह बहुत ही संपन्न क्षेत्र है वो राजस्थान का है। इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, खाद्यान्न का कटोरा निम्न में से किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। हाल ही में जो एनिमल अटेंडेंट, पशु परीक्षक की जो परीक्षाएं चल रही है, अपने इस टॉपिक से लगभग 7 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी तक जितना मैटर अपने पढ़ा है, लगभग 2 भौतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं, उनसे लगभग 5% अभी तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि परीक्षा के लिहाज से ये जो आज का हमारा बिंदु है वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे, साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें, ताकि एक बार जो साथ के साथ आप नोट्स बना लेते हैं तो वो बात आपके हमेशा याद रहती है, बार बार उसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं रहती। चलिए देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में यहाँ से जो नदियां निकली वो नदियां इस क्षेत्र के अंदर अपना जल प्रवाह करती हैं। मुख्य रूप से अगर नदियों की बात करें तो कौन सी? चंबल, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी। चंबल के बाद बनास, माही, बाणगंगा। इस क्षेत्र को भी मुख्य रूप से क्या है, 4 भागों में बांटा जाता है। अभी जो मैंने 4 नदियां आपके सामने लिखी हैं यही 4 भाग हैं: चंबल नदी बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। कई बार बाणगंगा बेसिन को भी इसके साथ ही पढ़ लिया जाता है। वैसे 4 हैं, लेकिन कई किताबों के अंदर आपको 3 भी दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि इसको इसके साथ ही पढ़ लिया जाता है बाणगंगा को। थोड़ी सी बातें हैं जो बाणगंगा की है, इसलिए कई किताबें इसको साथ में ही लिख देती हैं। अपने इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। उससे पहले कुछ और बातें हैं इस भौतिक प्रदेश के बारे में, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि ये किसका भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है? स्टार्टिंग के अंदर अपने एक सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर 3 बातें मुख्य रूप से आई थी। सबसे पहले एक अपने पढ़ा था टेथिस सागर, एक पढ़ा था अंगारा लैंड, एक पढ़ा था गोंडवाना लैंड। ये 3 बातें अपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अंगारा लैंड का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद एक था टेथिस सागर, एक था गोंडवाना लैंड। अरावली किसका भाग? गोंडवाना लैंड। उससे पहले मरुस्थल किसका भाग? टेथिस सागर का। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी किसका भाग होगा? टेथिस सागर का।
तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है। ऑप्शन में टेथिस सागर के अलावा ये दोनों और एक और आपको देखने को मिलेगा, तो उत्तर रहेगा टेथिस सागर। तो सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग, भाग की अपने बात करें तो टेथिस सागर का। किसका, टेथिस सागर का। उत्पत्ति पूछ ले कौन से काल के अंदर, तो प्लीस्टोसीन। काल कौन सा, प्लीस्टोसीन काल के अंदर। उसके बाद एक बात और, ढाल कौन सी दिशा के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वो किस दिशा के अंदर, ढाल पूछे तो पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए मानचित्र में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मैदानी प्रदेश, ये पश्चिम, ये पूर्व, अरावली से तो नदियां जाएगी इस दिशा के अंदर और अपना जल कहां गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो जो ढाल हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। ढाल की अगर अपने बात करें तो सीधा सीधा देखना, पश्चिम पूर्व, ये अरावली, अरावली से नदियां निकली, जल कहां ले जाएगी, अरब सागर की ओर। तो सीधा सीधा ध्यान में रखना, पश्चिम से ढाल कहां, पूर्व की ओर। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। ढाल के बाद अपने बात करें नदियां अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाती है वो कैसी होती है, जलोढ़ मृदा। तो ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसी कारण यहाँ क्या है, सर्वाधिक फसलें होती है, इसीलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो कुल राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, तो 23%। मरुस्थल कितना, 61.11, अरावली 9% और पूर्वी मैदान 23% भाग के ऊपर विस्तृत है। उसके बाद आती है जनसंख्या की बात। वैसे ये चीजें अपने लास्ट में अलग से पढ़ लेंगे, एक टेबल के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो कितनी, 39, कई बार 40 भी देखने को मिलेगा कई किताबों में आपको। तो 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उसके बाद अपने बात करें जिले, तो पुनर्गठन से पहले लगभग 10 जिले इस क्षेत्र के अंदर आते थे। हालांकि आज तक जिले का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और ना ही पूछे जाने की संभावना है, तो अपने को ज्यादा जिले रटने की जरूरत नहीं है। केवल यही बातें ध्यान में रखनी है कि जो नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती है वो इसी क्षेत्र के अंदर अपने पानी के साथ एकत्रित करती है या निक्षेपण होता है उनका। जनसंख्या पूछे तो 39, 39%। क्षेत्रफल पूछे तो कितना, 23%। जलवायु की अगर बात करें, इस क्षेत्र की जलवायु, जलवायु पूछे तो कैसी, आर्द्र जलवायु। जलवायु अगर पूछे पूर्वी मैदान की जलवायु कैसी है, तो जलवायु आर्द्र है। मिट्टी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जलोढ़ या दोमट, एक ही बात है दोनों, जलोढ़ कह दो, दोमट मिट्टी कह दो। यह भी कृषि के लिहाज से बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
यहां तक क्लियर? उसके बाद देखो, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने? 4 भाग। कौन कौन से? पहला भाग चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के बाद दूसरा भाग बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन के बाद माही बेसिन, माही के बाद बाणगंगा बेसिन, इन चारों की चर्चा आज हम करेंगे। कौन सा? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, और एक बाणगंगा बेसिन। चलिए, सबसे पहले चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के अंदर जिले कौन कौन से? सबसे पहले चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, इसको शॉर्ट में एसएमपी लिखता हूं मैं, आप इसे समझ जाना भी। ये क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, चंबल बेसिन में मुख्यतः चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले आते हैं। बेसिन मैंने पहले बताया था, नदी के साथ में जो, जिस क्षेत्र में मान लो ये नदी है, इसमें यहां से एक नदी आई, एक यहां से, एक यहां से, सहायक नदियां जो इसकी है वो आकर के मिलती हैं, तो ये पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। तो चंबल बेसिन के अंदर अपने बात कर रहे थे, चंबल, चंबल के अंदर एक शब्द आता है उत्खात सतलागर्ती, उत्खात सतलागर्ती। नदियां अपने अपर्दन के द्वारा कुछ सतलागर्तियों का निर्माण करती है, उसमें एक है उत्खात सतलागर्ती। इसके लिए चंबल नदी भारत में प्रसिद्ध है। चंबल नदी भारत में उत्खात सतलागर्ती के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना? 4500, 4500 वर्ग किलोमीटर। जो उत्खात सतलागर्ती है, उत्खात सतलागर्ती, उसको क्या कहा जाता है? डांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग भी कहा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर पूछ ले तो एक शब्द आता है बेड लैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात सतलागर्ती या डांग, ये तीनों एक ही बातें हैं। चंबल नदी इसके लिए भारत में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक, एक प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। तो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी? चंबल। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। उत्खात सतलागर्ती, डांग या बेडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? नदी है जो जब चलती है तो उसके आसपास में गड्ढे से बन जाते हैं, उबड़ खाबड़ एक क्षेत्र, या आप यूं कह दो सतलागर्ती बन जाती है।
उनको क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि, डांग या फिर बेडलैंड टोपोग्राफी। चंबल नदी के पास ऊंची नीची भूमि है वो होती है डांग। सर्वाधिक अगर इसके विस्तार की अपने बात करें तो वो कहां पे है? करौली में। इसीलिए करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। करौली को क्या कहा जाता है भाई? डांग की रानी। डांग की रानी करौली। डांग क्षेत्र है वो सर्वाधिक कहां है? करौली के अंदर। होता क्या है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है नदी के पास में, कृषि के अयोग्य होती है, उसको क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र। जो सर्वाधिक विस्तार है उसका करौली के अंदर, इसलिए करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है भाई। करौली डांग की रानी कहलाती है। उत्खात भूमि, सतलाकृति, डांग या बेडलैंड टोपोग्राफी, तीनों एक ही बातें हैं। अवनलिका अपर्दन का अगर पूछ ले कि अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी, तो चंबल। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद एक नाम आता है बीहड़। बीहड़ आपने कई बार सुना होगा। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ जब नदी अपने आसपास में कुछ उबड़ खाबड़ जो सतलाकृतियां बनाती है, उनके अंदर गहरी कुछ गुफानुमा संरचनाएं बन जाती है, उनको बीहड़ कहा जाता है। वहां क्या होता है? कंटीली झाड़ियां वगैरह उग जाती है, उनको क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। इन बीहड़ों के अंदर पहले क्या हुआ करता था? डाकू रहा करते थे। चंबल के डाकू बीहड़ के अंदर रहते थे। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, तो इससे आप याद रखना बीहड़ क्या होता है। इसे डाकुओं की शरण सतली भी कहा जाता है। डाकुओं की शरण सतली। चंबल के बीहड़। गहरी घाटी नुमा संरचना है वो, होती है भी ये नदी के आसपास के अंदर। जल के अपर्दन द्वारा गहरी घाटी नुमा जो संरचना बन जाती है वो क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। और सर्वाधिक की अगर बात करें, सर्वाधिक बीहड़ कहां? कोटा से धौलपुर तक। कोटा से धौलपुर वाला ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक बीहड़ भूमि से ग्रसित क्षेत्र है। तो डांग की रानी करौली। बीहड़ पूछे तो डाकुओं की शरण सथली भी कहा जाता है बीहड़ों को। विस्तार कहां से? कोटा से धौलपुर तक। पान सिंह तोमर नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है, उसके इसका बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि बीहड़ में बागी रहते हैं संसद में डाकू। हालांकि बाद में इस लाइन को डिलीट कर दिया गया था। ये सारी बातें जो थी अपने चंबल बेसिन की अपने पढ़ रहे थे। एक शब्द आता है क्षिप्रिका। नदी जब चलती है तो उसमें अपर्दन के कारण अनेक सारी सतलाकृतियां बन जाती है, जैसे जलप्रपात है, क्षिप्रिका है, गोरज है, भ्रंश घाटी है। ऐसी ही एक आकृति होती है क्षिप्राकृति। क्षिप्रिका क्या होती है भाई? मान लो ये नदी है, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका को ध्यान से समझेंगे। मानो ये नदी है, ये अपने रास्ते पे चल रही है, पानी का प्रवाह है, और यहां कोई अवरोध आ गया तो पानी यहां आगे रुकेगा, एकत्रित होगा। जब ज्यादा पानी एकत्रित हो जाएगा और आगे निकलेगा तो इसकी रफ्तार क्या है? बढ़ जाएगी। तो जब किसी अवरोध के कारण जल की गति बढ़ जाती है और वहां एक सतलाकृति बनती है, उसको क्या कहा जाता है? क्षिप्रिका कहा जाता है भाई। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। 1989 केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, कंदरा विकास कार्यक्रम।
ये भी ध्यान में रखना। किसके द्वारा चलाया गया था ये? केंद्र सरकार के द्वारा। कई बार पूछ लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 के अंदर। इसके अलावा एक और कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये कब चलाया गया था? 1994-95 के अंदर। चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 के अंदर ये चलाया गया था। ये 5 अभी इसको ध्यान में रखना। 94-95 के अंदर कितने जिलों में? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लगभग इस क्षेत्र के 8 जिलों के अंदर चलाया गया था। 8 जिले कौन कौन से? भरतपुर संभाग के चारों जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद भरतपुर संभाग के चारों जिलों के अलावा 4 जिले और थे कोटा संभाग के, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। इन 8 जिलों के अंदर यह कार्यक्रम चलाया गया था इस क्षेत्र के विकास के लिए। नाम था डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। 1994-95 के अंदर यह चलाया गया। कितने जिलों में? राजस्थान के कुल 8 जिलों में। कौन कौन से? तो पुनर्गठन से पहले कोटा और भरतपुर संभाग के चारों जिलों के अंदर, तो कुल संख्या मिलाकर 8 जिले। ठीक है, अभी ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंबल बेसिन अपना यहाँ कंप्लीट होता है। चंबल बेसिन की मुख्य बातें बस इतनी ही थी। अगला जो अपना बेसिन है वो है माही बेसिन। चंबल नदी को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये देखिए, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश जानापाव पहाड़ियां से इसकी शुरुआत होती है। चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद देखो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए आगे चली जाती है। लगभग यहां से ये सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। कहां से? जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश और धौलपुर के रास्ते आगे निकल जाती है। ये हमारा चंबल बेसिन था। चंबल बेसिन के बाद अगला जो अपना बेसिन है वो है माही बेसिन। माही नदी, जैसा कि अपने पहले ही पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई। कितने बार? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वो कैसे? माही नदी यहां से आती है और ऐसे करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर की सीमा बनाते हुए वापिस, और कर्क रेखा लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से यहां से
तो ये देखो कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। अपने को पढ़ना है माही बेसिन। अगला जो बेसिन, माही बेसिन। बांसवाड़ा, कहां पे विस्तार इसका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 जिलों के अंदर लगभग इसका विस्तार है माही बेसिन का। इस क्षेत्र को कांठल नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ का जो पुराना नाम था वो था कांठल, इस वजह से इसको कांठल नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को कांठल नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को भी कांठल नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है काकाजी पीर की दरगाह को, जो कहां पे है, प्रतापगढ़ के अंदर है भी कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल, काकाजी पीर की दरगाह, काकाजी पीर की दरगाह, इसको क्या कहा जाता है, कांठल का ताजमहल। माही बेसिन, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। एक यहां एक चीज और है, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है भाई, जो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों का जो समूह है उसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है भाई। 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसको छप्पन के मैदान से जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर, नाकोड़ा तीर्थ मैंने बताया था। कल का जो पशु परीक्षर का जो पेपर है उसके अंदर ये पूछा गया है, छप्पन का मैदान वाला प्रश्न पूछा गया है कि ये किसका भाग है, तो ये किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। कल के एग्जाम में ही ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उपनामों की। तो इसको वागड़ उपनाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को वागड़ के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुमारिका खंड, कुमारिका खंड क्या कहा जाता है भाई, कुमारिका खंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्कंद पुराण के अंदर, कहा, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के अंदर इसको क्या कहा गया है, कुमारिका खंड कहा गया है। इसके अलावा गुप्त प्रदेश भी कहा जाता है, गुप्त प्रदेश भी कहा जाता है। व्याघ्र, व्याघ्र घाट नाम से भी जाना जाता है। तो उपनाम कौन कौन से, वागड़, गुप्त प्रदेश, कुमारिका खंड और व्याघ्र घाट। ठीक है भाई, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक नाम और है, कर्म से लिखवा देता हूं मैं आपको। उपनाम की बात करें तो वागड़ प्रदेश, कुमारिका खंड, कुमारिका खंड, व्याघ्र घाट, गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश और बांगुरी प्रदेश, बांगुरी प्रदेश, इन नामों से इसको जाना जाता है। कौन कौन से, वागड़ प्रदेश, कुमारिका खंड,
व्याघ्र घाट, गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, बांगुरी प्रदेश आदि नामों से इसको जाना जाता है। कुमारिका खंड है वो स्कंद पुराण के अंदर कहा गया है। ये चारों पांचों नाम है वो आपको याद होने चाहिए। अगला जो बेसिन है अपना, चंबल और माही, दो बेसिन अपने पढ़ लिए। तीसरा जो बेसिन है बनास बेसिन, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बनास बेसिन। इसको पिंडमार्ट का मैदान भी कहा जाता है। पिंडमार्ट का मैदान क्या कहा जाता है भाई? पिंडमार्ट का मैदान। इसके ढाल की बात करें तो कहां? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है वो इसका ढाल है जो रहता है। इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। दूसरा भाग मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। चलो आगे समझाता हूं मैं। देखो कौन सा? बनास बेसिन कितने भाग? दो। कौन कौन से? मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली, करौली का मैदान, और दूसरा मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। ये जो है ये बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग। और जो मेवाड़ का मैदान है वो है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग। इसके अगर क्षेत्र की बात करें, मेवाड़ के मैदान जो कि बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है, क्षेत्र कौन सा? भीलवाड़ा और चित्तौड़। अगर उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि मालपुरा करौली मैदान की बात करें, इसके अंदर कौन से क्षेत्र? टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है भाई। बनास बेसिन को दो भाग कौन कौन से? मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान भाग कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग। क्षेत्र कौन से? टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। मेवाड़ के मैदान जो कि बनास बेसिन का दक्षिणी भाग, क्षेत्र भीलवाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक विद्वान, कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, एम हेरोन, इन्होंने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया है? तृतीय पेनिप्लेन। ए हेरोन नामक एक विद्वान है, भूगोलवेता है, इन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा है? तृतीय पेनिप्लेन कहा है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर दो शब्द आते हैं, मोस्ट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक शब्द है खेराड़। क्या है? खेराड़। और दूसरा माल खेराड़। माल खेराड़। खेराड़ है
ये टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र है, उस भाग को कहा जाता है। टोंक जिले का खेराड़ क्षेत्र है वो टोंक जिले का मालपुरा जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। और जो माल खेराड़ क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले की भीलवाड़ा जिले की कौन सी जहाजपुर तहसील वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है माल खेराड़। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लेना। खेराड़ पूछे तो टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र, माल खेराड़ पूछे तो भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर क्षेत्र। देखो जहाज बड़ी होती है, इसको एक ट्रिक से याद करना चाहो तो जहाज क्या है बड़ी होती है। और शब्द देखो माल खेराड़ जो शब्द है वो भी बड़ा है, खेराड़ शब्द छोटा है, तो माल खेराड़ शब्द भी बड़ा और जहाज भी कैसी होती है बड़ी होती है। तो इन दोनों चीजें क्या है बड़ी हो गई। इस चीज को माइंड में बिठा लेना और याद रखना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अंतिम जो अपना बचा बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ी से, ये बात अपने नदी में पढ़ेंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से अपने नदियां करेंगे। नदी कर ली तो जियोग्राफी आधी कंप्लीट हो गई है मान के चलो आप। तो वो सारी बातें अपने नदियों के अंदर करेंगे। बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, रुंडित सरिता भी कहा जाता है, और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है अजान बांध, जिससे भरतपुर के अंदर जो है पानी है वो दिया जाता है। तो ये सारी बातें अपने कहा है नदियों के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। अपने यहाँ बाणगंगा बेसिन, इसकी दो ही बातें हैं, जल्दी से लिख लो। क्षेत्र कौन सा जयपुर, दौसा और भरतपुर, 3 जिले इसके अंदर लगभग आते हैं। जिले कभी नहीं पूछे गए और ना ही आगे पूछे जाने की संभावना है। आपको तो बस बाणगंगा बेसिन के अंदर ये याद रखना है कि ये सर्वाधिक है वो उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। यहां तक क्लियर है। और ये आज जो हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान यहाँ कंप्लीट होता है। मरुस्थल अपने पढ़ लिया, अरावली हमने पढ़ ली, और